एक फुल काली रात में एक लड़की अनजान सी सोच रही है कि मैं कहाँ हूँ। बेचारी बहुत ज्यादा सहमी हुई है और बहुत ज्यादा घबराई हुई है। अपने आप को देख रही है और इधर उधर देख रही है कि मैं कहाँ हूँ। और फिर उसे रियलाइज होता है कि मैं अपने हाई स्कूल वाली जगह पे हूँ और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और उस लड़की ने रेड कलर का अम्ब्रेला उठाया होता है, लेकिन वो बेचारी बहुत ज्यादा डरी होती है। लेकिन इतने में अचानक से एक लड़की बड़ी ही खतरनाक तरीके से उसके पास से गुजरती है। वो लड़की डर जाती है और सोचती है कौन सी बदतमीज लड़की है जो मेरे पास इतनी तेजी से गुजरी है। लेकिन वो डर भी जाती है क्योंकि रात बहुत ही ज्यादा अंधेरी होती है और आगे पीछे लाइट्स होती हैं। लेकिन जो ही वो लड़की पीछे मुड़ के देखती है तो कहती है चोनान ये तुम हो। असल में ये उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है जो उसे सालों से नहीं मिली होती, लेकिन अचानक से उसकी बेस्ट फ्रेंड उसके पास से गुजरती है तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन एकदम से वो जोश में आ जाती है और अपनी छतरी को यानी अपने अम्ब्रेला को जोर से फेंकती है और उसके पीछे भागते हुए जाती है और कहती है चूनान रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, तुम मेरे से मिल लो, तुम काफी अरसे से डिसअपीयर थी। उस लड़की को बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई है। लेकिन जिस टाइम चूनान एकदम से उस लड़की की तरफ मुंह करती है तो उसकी पूरी आंखें होती ही नहीं है, उसकी आंखें डार्क ब्लैक कलर की होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक तरह की घोस्ट है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है चूनान ये तुम्हें क्या हो गया। वो लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे लगता है कि चूनान एक घोस्ट बन गई है। लेकिन चूनान कहती है फाइनली तुम भी वापस आ गई, मैं तुम्हें काफी दिनों से ढूंढ रही थी और मैं बहुत ज्यादा ज़ख्मी हूँ और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है। लिन जान मुझे बचा लो। इस लड़की का नाम लिन जान होता है, लेकिन लिन जान बहुत ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि इसे लगता है कि मेरी फ्रेंड अब घोस्ट बन चुकी है और अब वो मुझे मार देगी। तो चूनान भाग कर आती है उसके पास, उसे गले लगाने लगी होती है। लेकिन अचानक से लिन जान की आंख खुल जाती है। बेसिकली ये उसका बहुत ही डरावना ख्वाब था। तो लिन जान एकदम से उठती है और सोचती है शुक्र है ये बस एक ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब बहुत ज्यादा डरावना था और ऐसा ख्वाब मुझे पहले भी बहुत बार आ चुका है। लेकिन इतने में अलार्म बहुत जोर जोर का बज रहा होता है। तो लिन जान सोचती है शुक्र है ये ख्वाब था, लेकिन ये ख्वाब मुझे पहले भी आ चुका है, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे मेरी फ्रेंड का केस एक बार फिर से ओपन करना पड़ेगा और पुलिस डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि आप देखिए मेरी फ्रेंड को क्या हुआ है और उसका केस क्या है, उसका केस अभी तक पेंडिंग क्यों है। फिर लिन जान अपने अलार्म को ऑफ करती है और उठ जाती है और सोचती है कि अब मैं फ्रेश हो जाऊं, आज मैंने कोर्ट में भी जाना है। फिर लिन जान उठती है, इतने में आवाज आती है, एक सर्वेंट कहता है मिस आपका ब्रेकफास्ट बिल्कुल रेडी है, आप फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाएं। तो लिन यान कहती है ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ। फिर लिन यान अपने ड्रेसिंग रूम में जाती है। वो बहुत ज्यादा अमीर होती है, उसके पास बहुत ज्यादा कपड़ों की कलेक्शन होती है जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। फिर लिन यान एक बहुत ही प्यारी ड्रेस उठाती है और जल्दी से फ्रेश हो जाती है और फ्रेश होकर पैंट कोट पहन कर ब्रेकफास्ट टेबल पर आ जाती है और ब्रेकफास्ट करती है। उसका ब्रेकफास्ट भी बहुत ज्यादा जमी होता है। उसके ब्रेकफास्ट में एग होता है, बीफ होता है और कॉफी होती है जो कि एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है। इतने में लिन जान अपने एक सर्वेंट को कहती है कि क्लीन बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है, तुम उसको फेंक दो और यहाँ ले आओ। तो सर्वेंट कहते हैं ठीक है। फिर लिन जान अपना ब्रेकफास्ट खत्म करती है और उठती है और अपने सर्वेंट से कहती है कि क्या फोरेंसिक मटेरियल बिल्कुल रेडी है क्योंकि आज मैंने कोर्ट की सेक्शन के लिए जाना है। तो उसका सर्वेंट कहता है जी मिस वो बिल्कुल रेडी है और नीचे ड्राइवर आपका इंतजार कर रहा है, आप जा सकती हैं, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, आप बेफिक्र होकर जाएं। फिर हमें थोड़ी सी हिस्ट्री दिखाई जाती है। बेसिकली बिन हाई प्रोविंस में हमें हायर कोर्ट दिखाई जाती है। वहाँ आज एक केस खुलना था। बेसिकली ये एक मर्डर केस है, केस का नंबर होता है 418 और ये एक बहुत ही खतरनाक और उलझा हुआ केस होता है। लेकिन आज लिन यान जा रही थी और उसने इस केस को रीओपन करना था और जो मर्डरर है यानी जो कातिल है उसको बचवाना था। ये बहुत ही मजे की स्टोरी है, आगे देखते हैं कि क्या होता है। फिर हमें एक रिपोर्टर दिखाई जाती है और वो कहती है कि आज फोरेंसिक डॉक्टर लिन जान आएंगी और अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी और आज केस बिल्कुल उलट जाएगा। रिपोर्टर बहुत ही मस्के मसाले लगती है, रिपोर्ट दे रही होती है। लेकिन इतने में अचानक से इतने शोर में लिन जान की कार आ जाती है और लिन जान की कार एकदम से आगे ब्रेक मारती है और अचानक से सब रिपोर्टर्स इकट्ठे होते हैं और भाग कर जाते हैं लिन जान की गाड़ी के पास। लेकिन ड्राइवर कहता है मिस ये लोग आपको परेशान कर देंगे, ये लोग आपको तरह तरह के सवाल पूछेंगे तो आप डिस्कम्फर्ट हो जाएंगे, इससे अच्छा मैं आपको कोर्ट के पिछले रूम से ले जाता हूँ, यानी मैं आपको कोर्ट के पिछले दरवाजे से ले जाता हूँ, उस रूम से आप इजीली कोर्ट रूम में पहुंच जाएंगी। तो लिन यान बड़े स्टाइल से कहती है मैंने कुछ गलत तो नहीं किया तो क्यों मैं इन लोगों से डरूं और ये लोग मेरे सवाल पूछते हैं मैं इनको इग्नोर कर दूंगी। फिर लिन यान बड़े ही स्टाइल से ग्लासेस पहनती है और बड़े ही स्टाइल से दरवाजे को खोलती है और बाहर निकलती है। लेकिन रिपोर्टर्स तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं। एक रिपोर्टर कहती है कि हमने सुना है कि लिन ग्रुप ने कातिल से बिजनेस डील की हुई है, इसी वजह से आप उसे बचा रही हैं। हालांकि जो कातिल है जज ने उसे पहले ही सजाए मौत दे दी है, तो अब क्यों केस को उलट रही हैं। सब लिन जान के बहुत ज्यादा खिलाफ उठते हैं। असल में सारे लोग समझ रहे होते हैं कि जो कातिल है वो बहुत ज्यादा अमीर है और इसी वजह से वो बच रहा है, उसे सजा नहीं हो रही है। वो लोग समझ रहे होते हैं कि अदालत इंसाफ नहीं कर रही है
और अदालत बहुत ज्यादा गलत कर रही है। जो ही लिन यान थोड़ा और आगे जाती है तो एक बंदा खड़ा होता है बड़े स्टाइल से और लिन यान पर जोर से चीख रहा होता है। बेसिकली वो बंदा प्रोटेस्ट कर रहा होता है लिन यान के खिलाफ और कह रहा होता है तुम अदालत से निकल जाओ, तुम बहुत ही बुरी औरत हो और तुम बहुत ही गलत हो। तो लिन यान हंसती है और कहती है मेरी इससे भी खूबसूरत पिक्चर ले आते। फिर लिन यान थोड़ा और आगे जाती है और अचानक से लिन यान कोर्ट रूम में पहुंच जाती है और हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। कोर्ट रूम में सभी खामोश बैठे होते हैं और सभी बहुत ज्यादा डरे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये केस आज कहाँ जाएगा, यानी आज जज पता नहीं क्या फैसला सुनाएंगे। फिर इतने में एक लॉयर खड़ा होता है और कहता है कि सबसे पहले सस्पेक्ट ने विक्टिम को एक प्राइवेट रूम में लेके गया और वहां जाके उसके साथ गलत काम किया, यानी उसके साथ गलत एक्टिविटी की, फिर उसके बाद उसको मार दिया। लिन यान बड़े ही मजे से बैठी होती है और बड़े ही मजे से सबको सुन रही होती है। फिर वो लॉयर कहता है कि ये सब बातें पहले भी केस में हो चुकी हैं और सब कुछ बिल्कुल क्लियर है और ये केस पानी की तरह बिल्कुल साफ है, तो अब आप क्या करना चाहती हैं। लेकिन इतने में अचानक से जज कहता है लिन यान आप क्या कहना चाहती हैं, आप अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो लिन यान आती है लेकिन सारे लोग उस पर हंस रहे होते हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं ये एक फोरेंसिक डॉक्टर है, ये एक आम सी लेडी है, तो ये क्या केस को लड़ पाएगी, इसको क्या इन चीजों के बारे में पता कि कोर्ट में क्या होता है वगैरह वगैरह। तो एक लॉयर उठता है और जोर से चिल्लाकर कहता है कि हमने डीएनए रिपोर्ट ली है और डीएनए रिपोर्ट से साफ पता चल रहा है कि जो कातिल है उसने उस लड़की के साथ बहुत ही गंदा काम किया और गलत काम किया, उससे बहुत से मार दिया, बिल्कुल साफ है। ये देखो डीएनए रिपोर्ट में ये सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। लेकिन जज कहता है कि लिन यान आप बताएं आप क्या कहना चाहती हैं। लेकिन इतने में एक और लॉयर उठता है और कहता है ये देखो ये चाकू है और इस पे कातिल के फिंगरप्रिंट्स भी हैं, तो इसे साफ पता चलता है कि यही कातिल है और इसी ने मारा है, तुम क्यों बिला वजह केस स्कूल जा रही हो। लेकिन लिन यान उनका कोई जवाब नहीं देती। लेकिन फिर इतने में एक और लॉयर उठता है और कहता है कि रिपोर्ट्स में साफ लिखा हुआ है, ये फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं और इनमें लिखा हुआ है कि उस लड़की का कत्ल इस वजह से हुआ है क्योंकि इसने उसको जोर से नाइफ मारी है और नाइफ मारने की वजह से उस लड़की को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू होगी और खून ज्यादा बह गया, इस वजह से वो मर गई। सिंपल है बिल्कुल। लेकिन लिन यान कहती है तुम्हारी रिपोर्ट तो बिल्कुल ठीक होंगी, लेकिन इन रिपोर्ट्स ने ये भी तक नहीं साबित किया कि यही बंदा कातिल है। तो उस लॉयर को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। तो लिन यान कहती है मेरा मतलब ये है कि तुम्हारे एविडेंस इतने खास नहीं है और तुम्हारे एविडेंस इतना कुछ प्रूव नहीं करते। फिर लिन यान बड़े ही जोश में कहती है कि लॉयर ने दो चीजें प्रेजेंट की हैं, एक B2 और एक B4, लेकिन हमने दूसरी ऑटोप्सी में ये देखा और हमने ये चीज डिस्कवर की है कि जो लाश है उसकी बॉडी पर बहुत ही ताजा ताजा जख्म है और 9 सेंटीमीटर गहरा जख्म है उसकी बॉडी पर। और एक बात बिल्कुल साफ है, जो प्राइवेट रूम था उधर सारे गोल टेबल थे, उधर कोई भी ऐसा टेबल नहीं था जिसकी नोक हो। और ये बात भी याद रहे कि ये जो जख्म है ये मरने के बाद अपीयर नहीं होते हैं। और इस चीज से ये बात साफ वाज़ा होती है कि वो जो लड़की है वो रूम के अंदर नहीं मरी बल्कि वो रूम के बाहर मरी है। लेकिन इतने में एक लड़का कहता है ये कोई जवाब ना हुआ, हो सकता है वो लड़की रूम के अंदर ना मरी हो लेकिन वो लड़की रूम के बाहर मरी हो, यानी वो रूम के बाहर जा रही हो और वो मर गई हो। तो एक लड़का कहता है इस बात का क्या मतलब है, यूं भी तो हो सकता है कि वो लड़की बाहर गई हो और बाहर जाके मर गई हो और वैसे भी उस नाइफ के ऊपर फिंगरप्रिंट्स भी हैं। तो लिन यान कहती है तुम्हें किसने कहा है कि उस शार्प नाइफ की वजह से उसकी मौत हुई है या ब्लीडिंग की वजह से उसकी मौत हुई है। जब हमने उसकी बॉडी का टेस्ट किया तो हमें ये पता चला कि उसकी मौत पॉइजन की वजह से हुई है। लेकिन इतने में एक लड़ाई उठता है और कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने उसकी बॉडी को पहले एग्जामिन कर लिया है, वहाँ कोई भी ऐसा जहर के नामो निशान ही नहीं है। लेकिन लिन यान कहती है अच्छा वाकई तुम ठीक हो, तुमने सही से रिपोर्ट्स चेक किए हैं। लिन यान कहती है जिससे हमने दूसरी बार ऑटोप्सी की तो हमने विक्टिम के लीवर और बाइल को अच्छी तरह एग्जामिन किया और हमें पता चला कि उसे जहर दिया गया है। तो ये सुनकर सारे बिल्कुल चुप हो जाते हैं और लिन यान कहती है तुम सब ने खाली केस को ऊपर ऊपर से देखा है, लेकिन हमने केस को बिल्कुल गहराई में जाके देखा है और हमें सब कुछ पता चल गया है, जो कि किसी भी बात की सेंस नहीं बनाता। फिर उसके बाद लिन यान कोर्ट से बाहर आ जाती है तो सारे रिपोर्टर्स खड़े होते हैं और सारे रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं कि मैम आज क्या हुआ है और आप उस सस्पेक्ट की हेल्प क्यों कर रही हैं, क्या आपके और सस्पेक्ट के दरमियान कोई रिलेशनशिप है, क्या आप लोग उससे बिजनेस डील कर रहे हैं। लेकिन लिन यान खामोशी चली जा रही होती है। लेकिन इतने में एक रिपोर्टर कहता है मिस लिन यान आपको कैसे पता है और आप ये क्यों सोच रही हैं कि वो बंदा किलर नहीं है। लेकिन लिन यान कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि वही बंदा किलर है। तो ये सुनकर रिपोर्टर का मुंह खुल जाता है और वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। लेकिन फिर वो कहता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है और जाहिर सी बात में बस कुछ ना कुछ सबूत होंगे जिससे उन्हें पता चला है कि ये बंदा कातिल है। तो लिन यान हंसते हुए कहती है पुलिस ने हाल ही कुछ फोटो से ये साबित किया है, उनके पास कोई डिटेल वीडियो या उनके पास कोई डिटेल सबूत नहीं है और ये हाल ही उनकी इमेजिनेशन है। लेकिन फिर लिन यान ऊंची आवाज में कहती है कि किसी भी रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि वो बंदा मुजरिम है। तुम लोग यही समझ रहे हो कि मैं एक मुजरिम को छुड़वा रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी सच बिल्कुल सामने नहीं आया है और जब सच सामने आ जाएगा तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इतने में अचानक से एक बंदा गुस्से में आ जाता है और गुस्से से लिन यान बड़े कूड़े का बैग पहनता है, लेकिन वो बैग
जाकर उसके सिक्योरिटी गार्ड को लग जाता है। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है मैम चलें, ये लोग बाज नहीं आएंगे, आप जल्दी से अंदर जाएं। फिर लिन यान अपनी वैन में जाकर बैठ जाती है, लेकिन रिपोर्टर्स भागकर उसकी तरफ जा रहे होते हैं और कहते हैं अभी आपने सवालों के जवाब नहीं दिए हैं, अभी आप सवालों के जवाब दें। लेकिन फिर लिन यान की वैन चली जाती है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है और लिन यान अंदर अपने वॉल के सामने खड़ी होती है। उसने अपनी वॉल पे यानी दीवार पर बहुत ज्यादा पोस्टर्स वगैरह लगाए होते हैं। वो साथ एक ड्रिंक पी रही होती है। असल में लिन यान जो नान की फोटो देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसका क्या केस होगा, मुझे इसकी याद आ रही है और मुझे इसकी हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन इतने में अचानक से लिन यान के मोबाइल पर मैसेज आते हैं, वो लिखा हुआ आता है कि थैंक यू मिस लिन, आपने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है और आपकी इस मदद के लिए मैं चो नान का केस फिर से देखूंगा। उसकी कोई फिजिकल फाइल तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन यहाँ बैकअप फाइल जरूर होगी। मैं इस पुलिस स्टेशन में सब कुछ सही से देखूंगा, लेकिन चो नान का केस बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मैं भरपूर कोशिश करूंगा। तो लिन यान सोच रही होती है कि पता नहीं मेरी फ्रेंड कैसे मरी होगी और क्या केस होगा, लेकिन मैं उसकी रूह को जरूर शांति दूंगी, मैं जरूर उसके लिए इंसाफ करूंगी। फिर उसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। एक पुलिस लेडी बैठी होती है और वो न्यूज सुन रही होती है और वो सोच रही होती है कि 418 केस कल फिर से खुला था, लेकिन जज ने ये कहा है कि हमारे पास एविडेंस पूरे नहीं है, इसी वजह से इस केस शायद फिर से खुले। लेकिन फिर अचानक से एक ऑफिसर आते हैं, तो वो लेडी उठती है, वो सलूट मारती है, वो कहती है कैप्टन जो हाउ। बेसिकली ये लड़की डिप्टी कैप्टन ऑफ द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की होती है, उसका नाम होता है सोंग यांग। बेसिकली चाइनीज मांगे के नाम बहुत मुश्किल है, अगर मैं इन नेम से गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना। बट आगे जो हाउ आता है और हंसता है और कहता है कि तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो, तुम बैठ जाओ। बेसिकली ये सीनियर ऑफिसर होता है और ये सोंग यांग का टीचर भी होता है। तो सोंग यांग कहती है ठीक है सर, मैं बैठ जाती हूँ, मैं इतना फॉर्मल नहीं रहती। लेकिन जो हाउ बहुत ज्यादा परेशान होता है और सोचता है कि 418 केस फिर से रीओपन हुआ है और प्रोसिक्यूटर मुझे कह रहा है कि इसकी सही डिटेल इन्वेस्टिगेशन करो। मैं तो सोच रहा था कि इसे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ये बंद नहीं हुआ। और तुम्हारे पास क्या है और तुम मुझे बताओ कि तुम क्या सोचती हो इस केस के बारे में। तो लड़की कहती है कि मेरे पास जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है इस केस के बारे में। मेरे ख्याल से हमें उन लोगों के पास जाना चाहिए जो कि विक्टिम के क्लोज हैं, यानी जो लोग उस रात को विक्टिम के पास थे, हमें उनके लोगों के पास जाना चाहिए। तो उसका टीचर कहता है यस, मैं बहुत अच्छी बात की, लेकिन तुम्हारे हिसाब से उसने कैसे कत्ल किया होगा, वो वापस क्यों आया होगा। तो लेडी ऑफिसर कहती है कि मेरे ख्याल से हमें सीसीटीवी फुटेज देखनी चाहिए और हमें टाइम फ्रेम पर फोकस करना चाहिए कि उस प्राइवेट रूम में कब और कौन एंटर हुआ और कब और कौन बाहर आया। तो सर टीचर कहते हैं वैसे मैं सीसीटीवी फुटेज देखी थी, लेकिन वो इतनी क्लियर नहीं थी, लेकिन एक बंदा मार के उसको फिर से वापस बाहर भी आया है और वो फिर वापस अंदर गया है, लेकिन उस समय ये वो एक बार फिर से रूम में वापस क्यों गया होगा। तो लड़की कहती है मेरे ख्याल से वो ये देखने गया होगा कि क्या वो लड़की मरी है या नहीं मरी। ये भी हो सकता है कि कोई और अंदर गया हो, और या ये भी हो सकता है वो बंदा चाहता हो कि ये ब्लेम किसी और पर आ जाए। बहुत सी चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो हाउ कहता है हाँ तुम ठीक कह रही हो, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर जो हाउ कहता है चलो उठो चलते हैं, लंच में चलते हैं, अब बहुत ज्यादा टाइम हो गया है और मैं नहीं चाहता कि अब इस केस को एक बार मैं फिर से देखूं, मैं बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ इस केस से। फिर जो हाउ और वो लेडी जाकर खाना खा रहे होते हैं और साथ ही जो हाउ की वाइफ बैठी होती है और उसकी वाइफ कहती है कि तुम सही से खाना खाओ। बेसिकली जो हाउ उसका टीचर होता है तो इसी वजह से जो हाउ की वाइफ उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रही होती है, ये मेरे हस्बैंड की स्टूडेंट है। तो जो हाउ हंसता होता है तुमने इसे बहुत ज्यादा ड्रिंक दे दी, तुमसे ड्रिंक ना दो, ये ड्रिंक नहीं पीती है। फिर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तो जो हाउ कहता है कि मैंने सुना है तुम कल किसी साथ डेट पे गई हो। तो लड़की शर्मिंदा हो जाती है और कहती है आप दोनों की नजरों से कुछ भी नहीं चुपता। हाँ ये बात सच है, मैं डेट पर गई थी, वो एक अच्छा लड़का है, वो हैंडसम भी है, मेरी मदर ने मुझसे मिलवाया था उस लड़के को, वो लड़का डॉक्टर है और वो अभी तक अनमैरिड है, तो मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो हाउ की मिसेस कहती है कि इसी तरह एकदम से हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, और तो वैसे भी एक इंस्पेक्टर हो, बेसिकली तो मैं डिटेक्टिव हो। तो मैं जो हाउ कहता है एक डिटेक्टिव के लिए पार्टनर ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो लेडी सोच रही होती है कि डिटेक्टिव जो हाउ बहुत ज्यादा अजीब है, इन्होंने अभी तो पहले पार्टनर ढूंढ लिया है ना। लेकिन इतने में जो हाउ की वाइफ कहती है तुम शुक्र करो तुम्हें मेरे जैसा पार्टनर मिला है जो तुम्हें सही तरह समझता है और तुम्हारी ड्यूटी का भी ख्याल रखता है। और सोंग यहाँ अभी बहुत छोटी है, उसे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वो पार्टनर को आराम से ढूंढ लेगी, तो इसी वजह से परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो फिर अचानक से सीन चेंज हो जाता है और हमें लिन यान को दिखाया जाता है जो बड़े ही मजे से अपनी वैन में बैठी होती है और बैठकर कॉफी पी रही होती है। लेकिन अचानक से बहुत जोर की ब्रेक लगती है तो लिन यान की सारी कॉफी उसकी बहुत ही महंगी ड्रेस पर गिर जाती है। तो ड्राइवर एकदम से परेशान हो जाता है और कहता है मुझे माफ कीजिएगा, मुझे अचानक से ब्रेक लगानी पड़ी। अचानक से वो लेडी मेरे सामने आ गई, लेकिन इतने में बाहर सब लोग शोर मचा रहे होते हैं। पहले लोग सब लिन यान के खिलाफ होते हैं और लोगों को एक और मौका मिल जाता है। लोग चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी से बाहर निकलो, तुमने एक बेचारी प्यारी सी लेडी को इतना जोर जख्मी कर दिया जो कि पहले बहुत ज्यादा गरीब हैं, वो वेजिटेबल सेल करके अपने घर का गुजारा करती हैं, और तुम लोग इतने अमीर हो और तुम लोगों ने इतनी जोर उनको हिट किया कि वो नीचे गिर गए, वो पहले ही ओल्ड हैं। तो ड्राइवर कहता है मुझे बाहर निकलना पड़ेगा और मुझे बाहर निकल के इनको रीजन देनी पड़ेगी। तो लिन यान कहती है ठीक है जाओ, पहले हमें बहुत देर हो चुकी है। फिर लिन यान का ड्राइवर बाहर निकलता है और कहता है कि मैं अपने राइड पे था, मैं स्पीडिंग नहीं कर रहा था, मैं आराम से चला रहा था,
लेकिन अचानक से ये एकदम से बाहर आ गई, तो इसी वजह से सब कुछ हो गया। लेकिन इतने में वही लेडी ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर ये सारा मामला संभालती हैं, उस लेडी के पास आती हैं, पहले उसका हाल पूछती हैं, कहती हैं कि आप ठीक हैं। असल में उस लेडी को बहुत ज्यादा चोट आई होती है, वो रो रही होती है, और वो लेडी कहती है कि वो बेचारी पहले बहुत ज्यादा ओल्ड है और तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया उसके साथ। लेकिन इतने में लिन यान अचानक से बाहर आती है और कहती है क्या मुझे इस गरीब को पैसे देने पड़ेंगे इस चीज से जो मैंने हिट किया है, बेसिकली हमारी गलती ही नहीं है। लिन यान एकदम जिद पे अड़ जाती है और लिन यान कहती है क्या तुम्हें कंपनसेशन चाहिए, पहले तो तुम देखो कि तुमने मेरा कितना अच्छा और इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया जो कि इतने $1000 का है, और उसके अलावा तुमने मेरी गाड़ी का पेंट भी खराब कर दिया और मेरी गाड़ी भी क्रैक हो गई, 10,000 yuan में ठीक होगी। ये सब कुछ सस्ता नहीं है, अगर तुम्हें फिर भी कंपनसेशन चाहिए तो मैं दे दूंगी, लेकिन तुम्हें फिर ये सब कुछ ठीक होना पड़ेगा। तो लेडी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, वो कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। तो पुलिस लेडी को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये क्या बदतमीजी है। लेकिन अचानक से एक आदमी को बहुत जोर से गुस्सा आता है, वो जोर से मुक्का बनाता है और मुक्का बना के लिन यान को मारने लगा होता है। लेकिन वो पुलिस लेडी रोक लेती है और कहती है रुक जाओ, बेशक उस लड़की की गलती है लेकिन तुम्हें ऐसे मारना नहीं है, ये खिलाफ है रूल्स के, हम सब मामला पुलिस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे। तो और लेडी कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पुलिस तक जाने के लिए रहने दो। असल में वो बेचारी बहुत ज्यादा गरीब होती है और वो कहती है मेरे पैसे ना लगे और ये मामला इतना ऊपर ना जाए बल्कि ये मामला खत्म हो जाए। लेकिन वो लेडी खड़ी होती है तो उसे पाँव में बहुत थोड़ी चोट लगी होती है, तो लेडी नीचे गिर जाती है और साथ ही वो पुलिस इंस्पेक्टर लेडी भी नीचे गिर जाती है, उससे भी एल्बो पे बहुत जोर की चोट लगती है। तो पुलिस लेडी कहती है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हैं, असल में आपको बहुत जोर की चोट लगी है तो आपको आराम करना चाहिए। तो फिर वो लेडी कहती है ठीक है, तो लेकिन लिन यान को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहती है कि और कितनी देर है, ये सब ड्रामा खत्म होने में कितनी देर लगेगी, और शुक्र है ये ड्रामा बस खत्म होने ही वाला है। फिर लिन यान जाने ही लगी होती है, लेकिन अचानक से वो पुलिस लेडी लिन यान का हाथ पकड़ लेती है और उसे फिजिक्स समझाना शुरू कर देती है। वो कहते हैं लिन यान तुमने बहुत ज्यादा गलत किया, तुम पहले स्पीडिंग कर रही थी और गलती इसमें तुम्हारी भी है, देखो इधर लिमिट है 30 से ऊपर आप लोग स्पीड नहीं कर सकते। फिर वो कहती है कि तुम्हारी स्पीड इतनी थी, तुम्हारा डिस्टेंस इतना था, इस वजह से तुम्हारी स्पीड ज्यादा है, जो कि मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आई। ये सब कुछ फिजिक्स वालों को समझ आएगी, तुम में से किसी को फिजिक्स आती है तो मुझे भी समझा देना। फिर लिन यान बड़े ही एटीट्यूड से कहती है ये कोई बात नहीं है, मैं स्पीडिंग नहीं कर रही थी, और तुम कौन हो और ये सब बातें तुम मुझे क्यों कह रही हो, तुम होती कौन हो। तो अचानक से वो पुलिस लेडी अपने बॉडी पर देखती है और सोचती है कि आज तो मेरी यूनिफॉर्म पहनना ही नहीं हुआ। फिर वो पुलिस लेडी कहती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ, तुम्हें रूल्स की लावर्जी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ट्रैफिक मैनेजमेंट ब्यूरो में जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ सब कुछ सीखना चाहिए और वहीं सब कुछ करना चाहिए। तो लिन यान मोड़ जाती है और कहती है कि मुझे सबक मत सिखाओ। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें पुलिस डिपार्टमेंट दिखाया जाता है और पुलिस डिपार्टमेंट में सब लोग बहुत ज्यादा ऊंच होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और एक दूसरे कह रहे होते हैं कि आज लिन यान आएंगी जो कि 32 ईयर्स की हैं और फोरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट में काम करेंगी और बहुत ही पढ़ी लिखी हैं। सब लोग बहुत खुश हो रहे होते हैं कि हमारा एक नया मेंबर आएगा। लेकिन अचानक से सोंग योहांग वहाँ आ जाती है और सब लोगों को देखकर कहती है गुड मॉर्निंग। लेकिन इतने में एक और लड़की उसे देखती है और कहती है कैप्टन सोंग आपको एल्बम में क्या हुआ है। तो कैप्टन कहती है नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो इतने में एक लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आजकल के लोग बहुत ज्यादा बदतमीज हो गए हैं और पुलिस पर अटैक करते हैं। तो सोंग यांग कहती है नहीं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैं बस एक क्रेजी वूमन से निपट रही थी, वो बहुत ज्यादा पागल है। लेकिन इतने में अचानक से लिन यान वहां आ जाती है, ये बहुत ही मजे का कोइंसिडेंस होता है। तो जो ही कैप्टन अपना मुंह सिर्फ करती है तो वो लिन यान को देखती है, तो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और यहाँ मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। तो लिन यान कहती है क्या ही मजे का इत्तेफाक है, एक बदतमीज स्कैमर मेरे मुंह पे लग गई है सुबह सुबह और मेरा दिन पूरा खराब गुजरेगा। तो ये देखकर एक और पुलिस ऑफिसर कहता है ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हैं, ये हमारे डिपार्टमेंट में न्यू आई हैं। तो सोंग योहांग बहुत ज्यादा अजीब से रिएक्ट करती है और कहती है ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम सब इस न्यू मेंबर को अपना तारुफ करवाओ। फिर सब लोग हमारा तारुफ करवाते हैं कि हम किस डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं और हमारा क्या काम है। लेकिन फिर अचानक से लिन यान और सोंग योहांग के बीच थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है, वो एक दूसरे को बहुत ही अजीब नजर से देख रहे होते हैं। तो लिन यान कहती है तुम एक स्कैमर हो। तो सोंग योहांग कहती नहीं तुम ओवर स्पीडिंग कर रही थी, तुम अपनी बात को मानो और मैं यहाँ डिप्टी कैप्टन हूँ। बेसिकली सोंग योहांग से दोस्ती करना चाहती है और सोचती है कि अगर हम एक ही टीम में काम कर रही हैं तो हमें एक टीममेट बन के रहना चाहिए, ना कि हमें दुश्मन बन के रहना चाहिए। तो सोंग योहांग अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि मैं इसे शेक हैंड करूँ, लेकिन लिन यान उसका मजाक उड़ाती है, उसे हाथ नहीं मिलाती। लिन यान अपना मुंह सिर्फ कर लेती है और सोंग हांग भी अपना मुंह सिर्फ करती है और अपने रूम में जा रहे होते हैं। तो पीछे से सब बातें कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं लड़की थोड़ी सी कितनी बदतमीज है, हमारे कैप्टन को उसे इतना बुरा तरह ट्रीट किया, उसमें कितना ज्यादा एटीट्यूड है और वो कितनी गलत है, हमें अपने कैप्टन के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। असल में सब लोग सोंग योहांग के साथ होते हैं। फिर लिन यान बड़े ही मजे से लंच टाइम में टेबल के ऊपर पाँव करके कुर्सी पे बैठी होती है। असल में एक बहुत ही बिगड़ी हुई टाइप लड़की होती है जो कि नेल पॉलिश लगा के रखती है, बाल खुले और वगैरह अजीब सा एटीट्यूड रखती है, ये बहुत ज्यादा अजीब सी होती है। लेकिन सोंग वहाँ उसे रूम में आती है तो लिन यान अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है। अचानक से लिन यान चीखना शुरू हो जाती है। तो जो बंदा फोन पे होता है वो कहता है क्या हुआ लिन यान, क्या हुआ आपको, मैं आपके पास आ जाऊँ।
तो लिन यान कहती है मैं दिन में भूत देख लिया। तो फिर अचानक से लिन यान फोन बंद कर देती है और कहती है सो यहाँ क्या मसला है, तुम यहाँ क्यों आई हो और तुम इतने अजीब तरीके से क्यों देख रही हो। तो सो यूहान को गुस्सा आ जाता है क्योंकि सारी बात है एक बंदा एक हद तक अपनी इंसल्ट बर्दाश्त कर सकता है, तो सो यूहान को अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं होती। तो अचानक से लिन यान के ऊपर चढ़कर उसकी आंखों पे आंखें डालकर देखती है और कहती है तुम्हारी क्या तमीज है, तुम किस तरीके से बैठी हुई हो। आर्टिकल 7 सबसेक्शन 3 के तक एक पुलिस ऑफिसर को भी अपना कॉलर नहीं खोल के रखना चाहिए, ये आर्टिकल है। और तुमने ये क्या हील्स पहने हुए हैं जो कि एक पुलिस ऑफिसर बिल्कुल नहीं कर सकता, स्पेशली वुमेन पुलिस ऑफिसर। तो लिन यान थोड़ा सा घबरा जाती है और कहती है तुम लड़की हो, लड़कियों को तो ये चीजें करनी चाहिए। तो सो यूहान कहती है तुम पागल हो, हम पुलिस ऑफिसर हैं, अगर तुम्हें ये चीजें करनी है तो तुम जाए घर बैठ जाओ। तो लिन यान कहती है मैं सब के बारे में सोचूंगी। फिर सो यूहान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सो यूहान अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो लिन यान को लगता है कि ये थप्पड़ मारने लगी है। तो सो यूहान कहती है तुम मेरे नर्वस क्यों होगी, मैं तुम्हें नहीं थप्पड़ मारूंगी। तो लिन यान को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है थप्पड़, तुम मुझे थप्पड़ मार ही नहीं सकती। तो सो यूहान कहती है कि तुम नर्वस हो गई थी। तो लिन यान कहती है नहीं मैं नर्वस नहीं हुई थी। तो सो यूहान कहती है तुमने अपने अभी अपना स्टाइल अंदर किया है और तुम डरी डरी लग रही हो, सांप पर चढ़ रहा है और मैं बस यही कहूंगी कि तुम रूल्स को फॉलो करो, तुम रूल्स को ना तोड़ो। तो लिन यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसकी इंसल्ट हुई होती है। तो लिन यान गुस्से में एक बुक उठाती है और जोर से सो यूहान को मारती है जो कि बहुत ही गलत बात है। तो लिन यान सोचती है देखते हैं कि अब क्या होगा, लेकिन सो यूहान यहाँ बड़ेपन का इजहार करती है और लिन यान को इग्नोर करते हुए बाहर आ जाती है। इतने में बाहर स्टाफ होता है, वो पूछते हैं कैप्टन सॉन्ग आपको क्या हुआ है, लेकिन तो कैप्टन को भी जवाब नहीं देते, वो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं हुआ। फिर कैप्टन आगे चली जाती है। इतने में लिन यान पीछे से भागती हुई आती है और सोच रही होती है स्टाफ हमेशा मेरी इंसल्ट करता रहता है। तो इतने में एक लड़की कहती है कि सिस्टर लिन आपको इतना ज्यादा भी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए और आपको इतना ज्यादा भी गुस्सा नहीं होना चाहिए। कैप्टन सोहान बहुत ज्यादा अच्छी पर्सन है और उनके पास रीजन भी है, आजकल वो थोड़ा सा एग्रेसिव है और आजकल वो थोड़ा सा सैड है क्योंकि जो यहाँ पहली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर थी वो उनकी क्लासमेट थी और वो गुजर चुकी है, इसी वजह से सोहान थोड़े से गुस्से में रहती है। तो प्लीज आप उनके गुस्से को इग्नोर कीजिएगा। तो ये सुनकर लिन यान को थोड़ा सा अफसोस होता है और सोचती है ये बहुत बुरी बात है। फिर लिन यान कहती है कि नहीं मैं इस चीज को इस्तेमाल नहीं करूंगी और उसको कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगी कि जिससे उसे और भी ज्यादा बुरा लगे। फिर लिन यान कहती है चलो छोड़ो इस बात को। फिर लिन यान एक कॉरिडोर में जाती है। बेसिकली लिन यान का मकसद होता है कि वो फाइल रूम में जाए। फिर लिन यान सीसीटीवी फुटेज देखती है और सोचती है कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरा है जो सीसीटीवी फुटेज ले सकते हैं। फिर वो काउंट करती है, टोटल 4 होते हैं। तो लिन यान सोचती है मैं क्या करूं, मुझे बाहर सिक्योरिटी बोर्ड भी देखना पड़ेगा कि रूम के आगे की सिक्योरिटी ऑफिसर की ड्यूटी तो नहीं लगी हुई। फिर लिन यान देखती है तो उसके आगे कोई भी ड्यूटी नहीं लगी होती, लेकिन एक पर्सन होता है जिसकी ड्यूटी लगी होती है। तो लिन यान थोड़ा और आगे जाती है, वहाँ एक ऑफिसर बैठा होता है। तो लिन यान उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है और सोचती है कि मैं ऐसे करूंगी तो ये ऑफिसर मुझे अंदर जाने देता है। तो लिन यान कहती है मैं फोरेंसिक ऑफिसर हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं जो अनसॉल्व्ड केस है उनको जाके देखूं, मैं थोड़ा स्टडी करना चाहती हूँ ताकि मैं नॉलेज गेन कर सकूं। तो ऑफिसर पहले तो मना करता है लेकिन बाद में कहते हैं ठीक है आप जा सकती हैं, लेकिन आपको मोबाइल यहाँ छोड़ के जाना पड़ेगा, अंदर फोटोग्राफ लेने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। तो लिन यान कहती है ठीक है। फिर लिन यान अंदर जाती है और 1994 का केस देखने लगती है। वो अपना हाथ ऊपर बढ़ाती है और एक फाइल निकालने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक से लिन यान सोचती है कि मैं चोर नान की फाइल निकालूंगी, लेकिन अचानक से सो यूहांग वहां आ जाती है। सो यूहांग उसे मारती है, उसे काबू में कर लेती है। वो बहुत ही जोर से लड़ती है लेकिन लिन यान सोहांग की टाई पकड़ लेती है और इस तरह दोनों के बीच बहुत ही मजे की लड़ाई होती है। इससे लग रहा होता है दो बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं। बहुत ही शोर की आवाज बाहर भी जा रही होती है। एक फाइल उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। तो लिन यानी कोशिश होती है उस फाइल को उठा लूं, लेकिन सोहांग ऐसा करने नहीं देती क्योंकि सोहांग ज्यादा पावरफुल होती है। बेसिकली वो कैप्टन होती है, तो जाहिर बात है कैप्टन ज्यादा पावरफुल होगा, वो लिन यान को फाइल कैसे लेने दे, क्योंकि लिन यान ने किसी बड़े से परमिशन नहीं ली थी, यानी किसी कैप्टन से परमिशन नहीं ली थी। तो लिन यान कहती है मुझे बदकिस्मती से मुझे तुम्हारा सामना करना पड़ता है और तुम मुझे बुरी लगती हो। तो सोहांग कहती है यहाँ से चली जाओ। तो लिन यान कहती है मैं तुम्हारे कहने में यहाँ से क्यों जाऊँ और तुम कौन होती हो मुझे कहने वाली। लिन यान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो लिन यान कहती है तुम्हारा रवैया इतना बुरा क्यों है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी, तुम क्या कर सकती हो। तो फिर ये सुनकर सोहांग गुस्सा आता है और सोहांग जोर से लिन यान को धक्का देती है। तो इतने में ऑफिसर अंदर आता है और कहता है अचानक से क्या हुआ, इधर इतनी शोर की आवाज क्यों है। तो सोहांग कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेसिकली फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर लिन यान गलती से यहाँ स्लिप होगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्लिपरी जगह है। तो बहुत जोर से ऊंचा आवाज में बोलता है, कहते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर लिन यान ये बहुत ज्यादा स्लिपरी जगह है, प्लीज आप केयरफुल रहें। फिर सोहांग कहती है कि मुझे यहाँ जाना होगा, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को साइन करना है। फिर सोहांग उस फाइल को उठाती है और वहां जा रही होती है, लेकिन लिन यान बहुत ही नर्वस होकर उसे देख रही होती है। वो गुस्से से सोहांग के पीछे जाने की कोशिश करती है लिन यान, लेकिन ऑफिसर उसे रोक लेता है और कहते हैं बस कर दें, अब आप इस लड़ाई को और ज्यादा मत बढ़ाएं वरना बहुत बुरा होगा। फिर लिन यान काम डाउन हो जाती है और जाकर चेयर पर बैठ जाती है और सोच रही होती है और सबसे कहती है कि क्या यहाँ कोई मजे का केस नहीं है, मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। तो एक ऑफिसर कहती है कि कल एक मजे का केस आया था। तो लिन यान
कहती है वो किस बारे में था, तो वो ऑफिसर कहती है बेसिकली एक मर्डर केस है और सीरियल किलर का केस है। लेकिन इतने में अचानक से अलार्म बजता है और शाम 6 का टाइम हो जाता है। तो लिन यान बड़े ही मजे से उठती है और कहती है फाइनली मेरे जाने का टाइम हो गया है, अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय, अब मैं तुम सबसे कल मिलूंगी। लेकिन इतने में सब एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि ये कैसे ऑफिसर है, अभी तक हमारे कैप्टन भी नहीं गए वापस, वो भी अभी तक काम कर रही हैं। लेकिन ये अजीब लड़की है, ये हमारे कैप्टन से पहले ही जा रही है। फिर कैप्टन सोहांग बाहर आती हैं तो एक ऑफिसर कहती है लिन यान चली गई है। लेकिन फिर अचानक से सोहांग के मोबाइल में मैसेज आता है और वो होता है कि मैंने आपके रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन बुक की है, तो आप प्लीज 7 बजे पहुंच जाइएगा। तो कैप्टन कहती है ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। बेसिकली ये रिजर्वेशन लिन यान ने बुक करवाई थी। लिन यान बैठ के इंतजार कर रही होती है कि कब वो आएगी। फिर लिन यान नीचे 2 बच्चों को खेलते हुए देखती है तो उसे अपनी और चून नान की याद आ जाती है कि हम भी ऐसे ही खेला करते थे, लेकिन वो बहुत मजे के दिन थे। लेकिन अब चून नान मेरे साथ नहीं है, मैं बहुत ज्यादा अफसोस है। लेकिन फिर इतने में अचानक से लिन यान का कजन आ जाता है। बेसिकली वो एक डॉक्टर होता है। वो कहता है क्या इत्तेफाक है तुम और मैं यहाँ इकट्ठे मिल गए। तो लिन यान बड़ी फार से कहती है ये एक बहुत ही मजे का रेस्टोरेंट है और एक हाई क्वालिटी खाना बनाता है, इसी वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और तुम यहाँ डेट पे आए हो, मुझे पता है यहाँ तुम कोई सर्जरी तो करने आए नहीं हो, तो यहाँ तुम डेट पे आए हो और बहुत ही अच्छा हो गया मैं तुमसे मिली नहीं हूँ और आज मैं तुम्हारी प्लास्टिक सर्जरी करूंगी। फिर लिन यान मजाक से कहती है मेरी जिंदगी अच्छी भली गुजरी थी लेकिन अचानक से तुम यहाँ आ गए हो। तो इतने में वो डॉक्टर अपनी वॉच पर देखता है और सोचते है कि आज मैं जिससे मिलना चाहता हूँ वो यहाँ आ गई है। तो फिर अचानक से कैप्टन सोहान यहाँ आती है। तो वेटर कहता है मैम आप उस जाकर बैठे, वो आगे फ्रेंड्स भी वहाँ आए हुए हैं। तो सोहान जाकर उस डॉक्टर के पास बैठ जाती है। बेसिकली ये वही डॉक्टर होता है जिसको सोहांग की मदर ने सुनवाया था और ये डॉक्टर लिन यान का कजन भी होता है। तो ये बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो जाता है। बेसिकली लिन यान उस डॉक्टर की बातें सुनने की कोशिश कर रही होती है। अभी लिन यान को ये नहीं पता होता कि सोहांग मेरे कजन की गर्लफ्रेंड है। तो जिस टाइम सोहांग उस पर मुड़ती है तो जिस टाइम वो एक दूसरे को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लिन यान बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरा भाई तुमसे शादी नहीं करना चाहता है और तुम हमारी फैमिली के काबिल नहीं हो और मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, मेरे भाई को छोड़ दो प्लीज, पहले मैं तुमसे बहुत ज्यादा तंग आ चुकी हूँ, अब तुम मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रही हो। लेकिन सोहांग कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे पसंद करता है और मैं उसे पसंद करती हूँ। तो लिन यान कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम दोनों अभी हाल ही एक दूसरे से मिले हो। तो लिन यान जानबूझ कर कहती है कि मेरा भाई गर्मियों में जूतों के बगैर चलता है, वो पूरे गाड़ों को गंदा कर देता है। तो उस डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो लिन यान के मुंह पर हाथ रख देता है। तो लिन यान चिल्ला रही होती है, कहती है छोड़ो मुझे। फिर लिन यान कहती है हमारी फैमिली में बहुत से रूल्स हैं और तुम हमारी फैमिली के काबिल नहीं हो। तो सोहांग कहती है नहीं मैं तुम्हारे भाई से शादी करूंगी। लेकिन लिन यान को गुस्सा चढ़ता है और वो कहती है कि ये मैरिज नहीं हो सकती क्योंकि मेरा भाई गे है। तो ये सुनकर सोहांग हंसना शुरू हो जाती है। लेकिन उस डॉक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाना शुरू हो जाता है लिन यान पर। तो सोहांग हंस रही होती है, उन दोनों के बीच फिर लड़ाई हो जाती है। तो फिर सोहांग कहती है फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर लिन क्या तुम सच्ची में मुझसे नापसंद करती हो। तो लिन यान कहती है तुम भी तो मुझे हेट करती हो ना। तो सोहांग कहती है नहीं बस तुम ये है कि तुम में ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, तुम एक अच्छी लड़की हो लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंस है। तो ये सुनकर लिन यान थोड़ा परेशान हो जाती है और सोचती है ये क्या, वो मुझे ज्यादा नापसंद नहीं करती, मैं ही ज्यादा नेगेटिव हूँ। फिर लिन यान को अचानक से कॉल आ जाती है। तो लिन यान गुस्से से कहती है ये कौन सा टाइम है कॉल करने का। तो अचानक से बेसिकली ये पुलिस स्टेशन से कॉल होती है और ऑफिसर कहता है कि आप को आना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। लेकिन इतने में अचानक से कैप्टन सोहांग को भी कॉल आ जाती है। तो फिर वो दोनों उठते हैं और जाने लगते हैं। तो सोहांग कहती है सॉरी आज मैं तुमसे सही से बात नहीं कर पाई, अभी हमें एक इंपॉर्टेंट केस ले जाना है। फिर वो दोनों उठते हैं और इंपॉर्टेंट केस ले जाना शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो दोनों लेडीज जल्दी से गाड़ी में बैठती हैं और जल्दी से सीट बेल्ट लगाती हैं। तो इतने में अचानक से लिन यान कहती है कि तुम कुछ कहना चाहती हो, मुझे इसी तरह लग रहा है। लेकिन सोंग यूहां कुछ भी नहीं कहती और कहती है चुप होकर बैठ जाओ और सीट बेल्ट को अच्छी तरह लगा दो। सोंग यूहां बहुत ही जोश में आती है और रेड लाइट को अपनी कार के ऊपर लगाती है और बहुत तेज गाड़ी चलाती है और लिन यान अचानक से डर जाती है। तो सोंग यूहां कहती है तुम बहुत अजीब हो। तो लिन यान कहती है तुम कुछ भी कहती रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सोंग यूहां कहती है तुम हाली पैसे के पीछे हो और तुम हाली खूबसूरती के पीछे हो और तुम्हें कोई भी खास बात नहीं है। तो लिन यान तंज करती है और कहती है तुम जो भी कहती रहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर अचानक से सोंग यूहां कहती है खामोश हो जाओ। फिर सोंग यूहां ब्रेकिंग न्यूज लगाती है और न्यूज पर चल रहा होता है कि एक पार्क के पास से हमें एक लाश मिली है और ये खबर पूरी सिटी में फैल जाती है। तो ये सुनकर सोंग यूहां को और ज्यादा जोश आ जाता है और बहुत ही तेज गाड़ी चलाती है और ट्रैफिक के बीच में से वो क्राइम सीन वाली जगह पर पहुंच जाती है। वहाँ पहले से पुलिस आई होती है और कैप्टन सोंग यूहां वहाँ भी आ जाती है और लिन यान क्राइम सीन पर जाने ही लगी होती है, लेकिन पुलिस उसे रोक लेती है। तो कैप्टन सोंग कहती है कि इसे मत रोको, ये न्यू फोरेंसिक लेडी है। तो एक और ऑफिसर जो कि बेसिकली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का कैप्टन होता है, वो कैप्टन सोहांग को बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करता है और उसे स्मोकिंग के लिए सिगरेट देता है। लेकिन सोंग यूहां मना कर देती है और कहती है नहीं मैं सिगरेट नहीं पीऊंगी, वो मुझे सिगरेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और तुम भी छोड़ दो। फिर उसके बाद वो कैप्टन सोंग यूहां को पूरी डिटेल देता है और कहते हैं आज ठीक 7 बजे इस जगह की सफाई हो रही थी और इस लेक में से हमें एक लाश मिली है जो कि एक लड़की की है।
जिसकी उम्र लगभग हमें लगता है कि 25 से 30 साल है, लेकिन अभी तक हमें नहीं पता चल सका कि ये कौन है। लेकिन अचानक से सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और हर जगह शोर ही मच गया और पूरी पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा नेगेटिव है और हमें आइडेंटिटी नहीं पता चल रही उस लेडी की। और अब हमने पुलिस स्टेशन में देखा है कि मिसिंग रिपोर्ट्स में कौन कौन मिस है। जो बंदे मिस है हमने उनकी रिपोर्ट्स देखी हैं। अभी थोड़ी ही देर में उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। फिर इतने में लिन यान उस लास्ट इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो सॉन्ग यूं कहती है कि तुमने कुछ देखा है? तो लिन यान कहती है नहीं, अभी तक तो कुछ इतना नहीं बचला, लेकिन मेरे ख्याल से ये डूबने की वजह से मरी है। तो इतने में एक और फोरेंसिक ऑफिसर कहता है नहीं, मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल में इसने सुसाइड किया है। तो सॉन्ग यूं कहती है तुम दोनों ही पागल हो गए हो, ना तो वो डूबने से मरी है ना तो उसका सुसाइड हुआ है। अगर ऐसे होता तो हमें प्लास्टिक बैग में पैक क्यों मिलती? कोई बंदा पागल होगा जो डूबने से पहले अपने आप को प्लास्टिक बैग में पैक कर ले, या कोई बंदा पागल होगा जो मरने से पहले अपने आप को प्लास्टिक बैग में पैक कर ले? तुम दोनों ही बेवकूफ हो। तो ये सुनकर लिन यान हंसना शुरू हो जाती है। असल में उससे बहुत ज्यादा इंसल्ट होती है। इतने में कैप्टन सोहांग सबको उनकी ड्यूटी बताती है और कहती है दुआ चुंग, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कि तुम क्राइम की फोटोग्राफी लोगे। फिर कैप्टन दूसरे ऑफिसर को कहती है कि इस सब क्राइम के रिकॉर्ड्स इकट्ठे करो। फिर उसके बाद लिन अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और कैप्टन सोहांग उसकी मदद कर रही होती है। और लिन कह रही होती है ये लाश तो बहुत ज्यादा जख्मी है और इस लाश की हालत बहुत ज्यादा खराब है और इससे बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है और इसके फेस में उसकी नोज में एक मशरूम स्प्रे है जो कि बहुत ही अजीब बात है। और इसकी मौत मेरे हिसाब से 3 से 5 दिन पहले हुई है। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एग्जैक्ट डेथ टाइम क्या है तो हमें इसी ऑटोप्सी करनी होगी और हमें इसे फोरेंसिक लैब में लेके जाना होगा, क्योंकि अभी हम सही से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये लाश पानी में भी रही है तो पानी का असर भी हुआ है। तो अब मैं इसकी एग्जैक्ट टाइम ऑफ डेथ तुम्हें नहीं बता सकती। तो कैप्टन सोंग यूं कहती है ठीक है, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखो और मैं इन सबको कहती हूँ कि इस लाश को ऑटोप्सी के लिए ले जाएं। इतने में आगे पीछे चेक करती हूँ तो लिन यहाँ कहती है ठीक है। कैप्टन सोंग आगे पीछे जाती है और हर जगह लाइट से चीजें देखती है। सारे पुलिस ऑफिसर भी आगे पीछे ढूंढ रहे होते हैं चीजों को। तो कैप्टन सोंग सोचती है कि आगे पीछे कैमरास भी नहीं है, लेकिन इस पार में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, यानी इस पार में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो पता नहीं किसी ने क्यों भी किसी लाश को नहीं देखा और जो कातिल है उसने बड़ी चालाकी से इस लाश को इधर फेंका है। फिर अचानक से लिन यान को एक रिंग मिलती है नीचे, वो पानी में उतरती है और नीचे हाथ मारती है तो उसे एक रिंग मिलती है। बेसिकली वो रिंग शाइन कर रही होती है। इसी वजह से अचानक से कैप्टन सोहांग की उस रिंग पर नजर पड़ जाती है। तो कैप्टन सोहांग उस रिंग को उठाती है और सोचती है कि तो मैरिज रिंग है। फिर कैप्टन सोहांग उस रिंग को उठाकर एक पैकेट में डाल देती है। लेकिन इतने में अचानक से लिन यान आती है और कहती है कि विक्टिम की फैमिली लोकेट हो गई है, हमें पता चल गया है वो कौन है और वो कहाँ रहती है। तो ये सुनकर कैप्टन सोहांग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है ये तो बहुत अच्छा हुआ। बेसिकली एक 32 इयर्स की लेडी होती है और इसके शोहर का नाम डिंग जू होता है और इन दोनों की 7 साल शादी होती है और इन दोनों की एक बेटी भी होती है। और आज से ठीक 3 दिन पहले उस लेडी का शोहर भी आया था पुलिस स्टेशन में। वो उसने रिपोर्ट रखवाई थी कि मेरी बीवी गुम हो गई है। फिर उसे शोहर को फिर से बुलाया जाता है और पूरी डिटेल फिर से ली जाती है। तो उसका शोहर सही तरफ बताता है, फुल डिटेल बताता है कि क्या हुआ था और मेरी बीवी कैसे गायब हुई थी। तो उसका शोहर कहता है बेसिकली मेरी बीवी एक टीचर है। तो रात के ठीक 8 या 9 का टाइम होगा, मैं बर्तन धो रहा था। तो अचानक से उसी क्लास के 2 बच्चे लड़ने शुरू हो गए। तो उसने मुझसे कहा मैं हेड टीचर हूँ, इसी वजह से मुझे जाना होगा और उन दोनों बच्चों की लड़ाई को खत्म करना होगा, ऐसा ना हो कि कुछ सीरियस केस हो जाए। और मुझे ये भी याद है कि हम दोनों की शादी को 3 साल हो गए हैं, लेकिन उसके मेरी कोई भी लड़ाई नहीं हुई। हम दोनों बहुत ही प्यार से रहते थे और जब वो चली गई उसके बाद वो वापस नहीं आई। इसी वजह से आज से ठीक 3 दिन पहले भी मैं आया था और मैंने उसे गुम होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। तो एक पुलिस ऑफिसर कैप्टन सोहांग के कान में कहता है कि बिल्कुल सच बोल रहा है, इसे आज से 3 दिन पहले भी ऐसे ही कहा था, उसका बिहेवियर बिल्कुल नॉर्मल है और ये बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। तो फिर कैप्टन सोहांग उठती है और उसे वो रिंग दिखाती है और कहती है ये देखो, क्या तुम इस रिंग को पहचानते हो? तो लड़का खुशी खुशी कहता है हाँ ये मेरी बीवी की रिंग है, मैं इसे पहचानता हूँ, ये हमारी वेडिंग रिंग है। तो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है ये रिंग मुझे दे दें, ये उसकी निशानी के तौर पर मेरे पास रहेगी। तो कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे पहले ये केस पूरा चलने दो, उसके बाद आपको दूंगी। तो लड़का कहता है ठीक है जैसा आप चाहें। फिर कैप्टन सोहांग सोचती है कि ये लड़का कातिल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये कातिल होता तो ये सब कुछ रिमूव कर देता, यानी सबसे पहले ये इस रिंग को रिमूव करता ताकि आइडेंटिटी वगैरह किसी को कोई पता ना चले। तो मेरे ख्याल तो ये कातिल नहीं हो सकता और अभी भी ये इतना पुरसकून है जब मैंने इसको रिंग दिखाई है। फिर इतने में अचानक से लिन यान आ जाती है और इस लड़के को कहती है कि मेरी बात सुनो, तुम्हें इस पेपर में साइन करना होगा ताकि आर्टिकल 131 के तहत हम तुम्हारी बीवी को ऑटोप्सी कर सकें और हमें पता चल सके कि असल वजह क्या है। तो ये सुनकर वो लड़का थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है। पहले तो लड़का नहीं मानता, लेकिन फिर लिन यान उस पर गुस्सा करने लगती है, लेकिन कैप्टन सोहांग उसे मना कर देती है और कहती है नहीं, तुम ऐसे गुस्सा नहीं कर सकती उस पर। लेकिन फिर अचानक से लड़का कहता है ठीक है कैप्टन, जैसा आप चाहें आप वैसा करें, बस मुझे सच जानना है। तो इतने पिछले 2 ऑफिसर बैठ के हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं। मुझे लगता है कि लिन यान और कैप्टन सोहांग के बीच फिर से लड़ाई हो गई है। असल में वो लड़का बहुत ज्यादा परेशान होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि मेरी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी फैमिली बिल्कुल तबाह होगी। फिर हमें ऑटोप्सी रूम दिखाया जाता है, वहाँ 3 डॉक्टर होते हैं, एक लिन यान होती है और बाकी 2 असिस्टेंट होते हैं। तो लिन यान अपना काम शुरू करती है, तो उसकी असिस्टेंट भी साथ साथ काम शुरू करती है और कहते हैं कि मुझे भी हेल्प करने दीजिए। लेकिन अचानक से
लिन यान को बहुत जोर से गुस्सा आता है और कहते हैं नहीं, तुम सारे पर खड़ी हो जाओ, कैमरा उठाओ और कैमरा उठा के रिकॉर्डिंग करो। मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में कोई दखल-अंदाजी दे। असल में लिन यान बड़ी अकड़ू और अजीब सी लड़की होती है, जिसके सामने पैसा ही सब कुछ होता है और खूबसूरती। वो किसी को इंसान नहीं समझती। लेकिन लिन यान अपने प्रोफेशन में बहुत ज्यादा माहिर होती है। फिर लिन यान ऑटोप्सी करती है और कहती है कि ऑटोप्सी की जितनी भी चीजें हैं उन सबको लैब लेके जाओ ताकि टेस्ट किया जा सके, और ये सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड भी हो रही होती हैं। लेकिन जब लिन यान कहती है कि इसको लैब में लेके जाओ ताकि चीजों का टेस्ट हो सके, तो अचानक से एक ऑफिसर कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हमें इसको दूसरे डिपार्टमेंट के लैब में लेके जाना होगा क्योंकि हमारा बजट लिमिटेड है। तो ये सुनकर लिन यान को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है ये क्या मतलब है, क्या बकवास है, हमें केस को सॉल्व करने के लिए सही टेस्ट करने पड़ेंगे। तो ऑफिसर कहती है हम टेस्ट दूसरे डिपार्टमेंट में करेंगे, लेकिन बस ये है कि टेस्ट रिपोर्ट आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो लिन यान गुस्सा आ जाता है और बाहर चली जाती है और कहते हैं ठीक है, ऐसा तुम लोग चाहो, लेकिन सबसे पहले इसको क्लीन करो। फिर उसके बाद लिन यान वॉशरूम में जाती है और बाथ लेती है और बाथ लेकर बाहर आ जाती है और परफ्यूम लगाती है। उसके बाद अपने कपड़े चेंज करती है, लेकिन पीछे अचानक से कैप्टन सोहान खड़ी होती है और लिन यान कहती है क्या मसला है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कैप्टन सोहान उसका कोई जवाब नहीं देती। तो लिन यान अपने ड्रॉ से चिंगम निकालती है और कहती है तुम्हें भी चाहिए, ये बहुत ही मजे की है, इससे तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। तो कैप्टन सोहान कहते नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे बहुत से काम है। तो लिन यान कहती है ठीक है, तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर कैप्टन सोहान हाँ कहती है मैं तुम्हें ऑटोप्सी के रिजल्ट्स के बारे में बताने आई थी। लेकिन लिन यान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है देखो सही टाइम क्या हो रहा है, अब मैं हर वक्त पुलिस से काम नहीं करती रहूंगी, ये क्या बात हुई। तो कैप्टन सोहान थोड़ा गुस्सा करती है और कहती है नहीं, तुम एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारा काम है। लेकिन फिर अचानक से लिन यान कहती है कि तुम 30 साल की होगी और तुम अभी तक सिंगल हो, तो इसके पीछे क्या वजह है, और तुम मेरे भाई से दूर रहो और सिंगल रहना ही सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन कैप्टन सोहान कहती है कि एक सिंगल बंदा क्या कर सकता है, जब वो साथ कोई और बंदा मिल जाता है तो वो दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो लिन यान कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है। तो ये सुनकर लिन यान भी थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो भी सोच रही होती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। कपल्स बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लिन यान को अपना थोड़ा पास याद आ जाता है तो इसी वजह से वो उदास हो जाती है। कैप्टन सोहान सोच रही होती है कि इसको क्या हो गया, लेकिन लिन यान अचानक से कहती है कि मैं ये सब चीजें तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम तो एक ओल्ड फैशनेबल गर्ल हो और तुम मुझे जरा भी अच्छी नहीं लगती। लेकिन कैप्टन सोहान सोच रही होती है कि मुझे नहीं पता है ये खुश है या नहीं, मुझे तो लगता है ये बहुत ज्यादा उदास है। फिर लिन यान वहां से जा रही होती है। कैप्टन सोहान कहती है तुम एक पुलिस गर्ल हो तो तुम्हें इस केस को सॉल्व करने में हमारी भरपूर मदद करनी पड़ेगी। लेकिन लिन यान वहां चली जाती है, उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर तकरीबन 5:45 का टाइम हो जाता है और लिन यान अपने रूम में आती है और चिंगम खाती है और सोचती है ये बहुत ज्यादा मजे की है। फिर लिन यान कॉल करती है पीछे डिपार्टमेंट में और कहती है कि मुझे 10 मशीन चाहिए जो कि काम आएंगी मेरी ऑटोप्सी में और रिजल्ट के लिए और रिपोर्ट्स का रिजल्ट निकालने के लिए, तो मुझे वो चाहिए। ये कहकर लिन यान कॉल बंद कर देती है और लिन यान बहुत ज्यादा उदास होती है और उदास होकर बैठ जाती है और लिन यान बहुत ज्यादा बोर भी हो रही होती है। लेकिन फिर अचानक से कैप्टन सोहान सबको बुलाती है, वो कहती है कि सब मीटिंग रूम में आओ जल्दी से, अभी हमने बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। फिर सब लोग मीटिंग में आ जाते हैं और ये मीटिंग बहुत ही मजे की होने लगी होती है। फिर कैप्टन सोहान कहती है ये एक 30 ईयर्स लेडी है और ये नंबर 1 स्कूल में पढ़ाती थी और मई 14, 2008 को रात के तकरीबन 8 बजे इसको एक कॉल आई और कॉल में इसको बुलाया गया ताकि ये बच्चों की लड़ाई को हल कर सके। और 10 बजे इसका शोर हमारे पुलिस स्टेशन में आया और उसने कहा कि मेरी बीवी लापता हो गई है। लेकिन अचानक से ये बात भी नोट करने वाली है कि उस लड़की के शोर को उस लड़की के मोबाइल से कोई कॉल आई थी और मैसेज आया था और ये नहीं पता कि वो मैसेज किसने किया है और हमें वो मोबाइल ढूंढना होगा ताकि हमें चीजों के बारे में पता चल सके। वो मोबाइल एक चाबी है जिससे हम केस की तह तक पहुंच सकेंगे। लेकिन इतने में अचानक लिन यान कहती है कि ये जो पार्क है ये प्राइमरी क्राइम सीन बन गया है। तो ऑफिसर्स कहते हैं तुम्हारा क्या मतलब है। तो लिन यान एक यूएसबी लैपटॉप में इंसर्ट करती है और कहते हैं कि टॉप्सी का रिजल्ट आ गया है। इसका मतलब ये है कि विक्टिम की बॉडी का जितना भी रिजल्ट था वो ज्यादातर राइट हार्ट में था और अजीब सा वाटरी टाइप था। और ये सब कुछ तब ही होता है कि जब कोई बंदा पानी में डूब कर मरे और साफ पानी पे, गंदे पानी में नहीं, ऐसा तब ही होता है। तो ये सुनकर सारे कैप्टन हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उस पार्क का पानी तो बहुत ज्यादा गंदा है। तो लिन यान कहती है कि जो क्रिमिनल है, जो कातिल है, उससे सबसे पहले उस लड़की को साफ पानी में डुबोया है जो कि दूसरे पार्क में है जो कि तकरीबन 200 किलोमीटर दूर है, उसके बाद यहाँ लाके फेंक दिया। तो ये सुनकर सारे कैप्टन हैरान हो जाते हैं और सोच रहे होते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक क्रिमिनल के पास ज्यादा टाइम नहीं हो सकता। वह जिसे बंदा एक कत्ल करता है तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर कैप्टन सोहान कहती है हमें चीजों को इस तरह नहीं लेना चाहिए बल्कि हमें डीपली इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। हम सब 3 टीम्स में बनेंगे। जो पहली टीम होगी वो मार्केट में जाकर इन्वेस्टिगेशन करेगी जो स्पार्क के आसपास मार्केट्स हैं ताकि पता चल सके लोगों ने उस कातिल को देखा है या नहीं देखा है। और एक टीम विक्टिम्स के हाउस में जाएगी, वहां जाके सब कुछ पता करेगी। और एक टीम उस स्कूल में जाएगी जहाँ वो लड़की टीचर थी। तो यूं हम सब कुछ डीपली इन्वेस्टिगेट करेंगे ताकि हम इस केस की तह तक पहुंच सकें। तो लिन यान कहती है कैप्टन सोहान में और आप नंबर 1 स्कूल में चलेंगे। तो कैप्टन सोहान कहती है ठीक है। फिर वो दोनों तैयार हो जाती हैं और स्कूल में जा रही होती हैं। तो कैप्टन सोहान कहती है मुझे तो लगा था कि तुम्हें इस केस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है,
फिर तुम यहाँ क्यों आ गई हो? तो लिन यान मजाक से कहती है कि जहाँ तुम जाओगी वहीं मैं आऊंगी, इससे ना हो कि तुम मेरे भाई से फिर से मिल लो। तो कैप्टन सो यूं हाँ कहती है, मैंने तो समझा था कि तुम्हें लड़के पसंद है और खाली पैसा पसंद है, लेकिन बड़ी बात है कि तुम इन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो। तो लिन यान कहती है हाँ, मुझे इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इस वजह से मैं एक फोरेंसिक बनी हूँ ताकि मैं इस टाइप के केस सॉल्व कर सकूँ। फिर थोड़ा और ड्राइव करने पे वो दोनों पहुंच जाते हैं नंबर 1 स्कूल में। वो स्कूल बहुत ज्यादा बड़ा और खूबसूरत होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और वहाँ बच्चे खेल रहे होते हैं। जिस टाइम लिन यान बच्चों की आवाज सुनती है तो उसे चू नान की याद आ जाती है। वो सोचती सी चू नान भी मेरे साथ खेला करती थी। लेकिन फिर इतने में अचानक से कैप्टन सो यूं हाँ कहती है, लिन यान इधर आओ, हमें इस साइड जाना है, ये स्कूल बहुत बड़ा है, तुम गुम जाओगी। तो लिन यान कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर लिन यान कैप्टन सो यूं हाँ के पास जाती है। फिर उसके बाद वो दोनों यानी लिन यान और सो यूं हाँ दोनों प्रिंसिपल ऑफिस चले जाती हैं और वहाँ 2 मेज बैठे होते हैं, बेसिकली सीनियर टीचर होते हैं। तो एक बंदा कहता है, ऑफिसर आप हमसे जो पूछना चाहे आप पूछ सकते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। बेसिकली ये प्रिंसिपल होता है और इसका नाम होता है जी जॉन। तो सो यूं हाँ कहती है आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करना है ताकि हम इस केस की तह तक जा सकें। तो सो यूं हाँ कहते चलें अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बात बताएं, रात की ठीक 8 से या 9 बजे हमें उस लेडी के हस्बैंड ने बताया है कि उसे स्कूल से कॉल आई थी और स्कूल वालों ने कहा था कि यहाँ लड़ाई हो गई है तो आपको आना पड़ेगा। सबसे पहले मुझे बताएं क्या कि ये बात सच है? तो इतने में एक टीचर कहती है हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है और कॉल मैंने ही की थी। बेसिकली हेड टीचर होता है 12th ग्रेड का। तो सो यूं हाँ कहती है ठीक है, अब हमें उस नाइट की फुल डिटेल दें कि उस नाइट को क्या हुआ था। तो वो हेड टीचर भी सब कुछ बताना शुरू कर देता है और कहता है कि मैं वाइस प्रिंसिपल ली शिपिंग के साथ स्कूल का एक विजिट कर रहा था, रात का टाइम था और हम दोनों जा रहे थे और हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तो मैंने देखा था कि वो लेडी जो अब मर गई है वो एक बच्चे को बहला रही है और उस बच्चे को तसल्ली दे रही है और ये भी कह रही है कि अब हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे जिन्होंने तुम्हें मारा है। बेसिकली वो टीचर आ चुकी थी और अपनी क्लास को संभाल रही थी। तो वाइस प्रिंसिपल ने पूछा था कि क्या तुम ठीक हो? तो उस टीचर ने कहा था हाँ ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन बच्चों ने इसको फिर से मारा है, तो कल हमें उन बच्चों के पेरेंट्स को बुलाना पड़ेगा ताकि ये मामला ज्यादा आगे ना जा सके। तो वाइस प्रिंसिपल ने कहा था ठीक है, अगर अभी ये ठीक नहीं महसूस कर रहा तो इसे डॉक्टर के पास ले जाओ और हम माफी चाहते हैं कि हमने तुम्हें बुलाया, तुम बहुत ज्यादा गीली हो चुकी हो। तो इतने में वो टीचर कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने साथ अमरेला लेकर आई थी लेकिन फिर मैं गीली होगी। वो टीचर उस बच्चे को उस रूम में ले जाती है और वो दोनों वहां चले जाते हैं। तो टीचर कहता है कि मैंने डिंग जू को आखिरी बार वही देखा था, उसके बाद भी मैंने उसे नहीं देखा, लेकिन असल में जो वो मुंह है वो बच्चा है, उस बच्चे ने उस टीचर को आखिरी बार देखा होगा क्योंकि आखिरी बार वो टीचर उस बच्चे के साथ गई थी। तो कैप्टन कहती है कि हम उस बच्चे से मिलना चाहते हैं, क्या हम उससे मिल सकते हैं? लेकिन टीचर कहते हैं नहीं, वो 2 दिनों से लगातार एब्सेंट है। तो कैप्टन कहती है ठीक है कोई मसला नहीं है, बाद में उससे मिल लेंगे। तो फिर लिन यान कहती है प्रिंसिपल आप उस दिन कहाँ थे, यानी आप उस रात को कहाँ थे? तो पहले तो प्रिंसिपल थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन वो प्रिंसिपल कहता है मैं बिजनेस मीटिंग के लिए कहीं और गया हुआ था। तो लिन यान कहती है ठीक है। फिर लिन यान कहती है मैं स्मोकिंग करने के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम इतनी इन्वेस्टिगेशन करो। फिर लिन यान बाहर जाती है, वो स्मोकिंग करने लगी होती है, लेकिन एक लड़का उसे छेड़ रहा होता है। बेसिकली वो भी एक स्टूडेंट होता है और कहता है ओ प्रीटी गर्ल तुम कहाँ जा रही हो और तुम 1 सेकंड मुझे भी दो। तो लिन यान कहती है अच्छा तो तुमने भी स्मोक करना है। वो जो टीचर मार गई है उनके साथ क्या हुआ, तुम लोग मुझे उनके बारे में तो थोड़ा बताओ। तो लड़का कहता है अच्छा तो तुम एक रिपोर्टर हो? तो लिन यान कहती है हाँ मैं एक रिपोर्टर हूँ। तो अब मुझे जल्दी से बताओ कि उस टीचर के साथ क्या हुआ था, और टीचर अच्छी थी या बुरी थी? वो लड़का कहता है वो टीचर थोड़ी अजीब सी थी, वो सबके साथ रिलेशनशिप रखना चाहती थी, वो सबको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करती थी और सबके साथ उसका फेयर चलता था, बहुत ही ठीक टीचर नहीं थी। इतने में अचानक से टीचर आ जाती हैं तो बच्चा उन्हें देख के डर जाता है। बेसिकली ये वाइस प्रिंसिपल होती हैं। फिर वाइस प्रिंसिपल उस बच्चे को कहती है तुम जल्दी से अपनी क्लास में जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बच्चा डर के अपनी क्लास में चला जाता है। तो लिन यान वापस आ जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में और वहाँ बैठ जाती है। फिर कैप्टन सोंग यूहां उस प्रिंसिपल से इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो वाइस प्रिंसिपल पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो कैप्टन सोंग यूहां बताती है कि ये लिन यान है, बेसिकली ये फोरेंसिक डॉक्टर है। फिर कैप्टन सोंग यूहां उसे इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। तो लिन यान कहती है तुम इन्वेस्टिगेशन करो, इतने में मैं थोड़ी चहलकदमी कर लूं। फिर लिन यान थोड़ा और आगे जाती है और कवर्स को चेक कर रही होती है। उसे एक पिक्चर नजर आती है और साथ ही ग्लोब पड़ा होता है। तो लिन यान ग्लोब को हटाती है लेकिन अचानक से ग्लोब नीचे गिर जाता है। तो दोनों की तवज्जो उस ग्लोब पर हो जाती है। तो कैप्टन सोंग यूहां को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो लिन यान कहती है माफी चाहती हूँ, आप कंटिन्यू करें। फिर लिन यान देखती है ये वाइस प्रिंसिपल की नजरें उस टीचर पर अजीब सी हैं। हालांकि ग्रुप फोटो खिंचवाते वक्त उसे चाहिए था वो कैमरे में देखे, लेकिन वो बड़े ही अजीब नजरों से उसे देख रही थी। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर वाइस प्रिंसिपल कहती है कि मेरी रात को आखिरी बार उसे देखा था और मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। फिर कैप्टन सोंग यूहां पूछती है क्या उसने कभी आपको अपनी फैमिली हिस्ट्री बताई थी कि वो कहाँ से आई है, वो क्या करती है, उसके वो बिस्के हैं? तो वाइस प्रिंसिपल कहते हैं नहीं मैं उसको इतनी अच्छी तरह नहीं जानती थी, बस वो एक हमारी मेड थी और हम उसके साथ काम करते थे, बाकी इतना हाल उसकी मेरे साथ कोई दोस्ती नहीं थी। तो कैप्टन सोंग यूहां कहती है ठीक है बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन अचानक से वाइस प्रिंसिपल पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ है?
वो कैसे मरी है। तो लिंग यांग को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है, वो बहुत दर्दनाक बताती है। वो कहती है सबसे पहले वो टीचर पानी में डूबी, उसके लंग्स में पानी बढ़ा और उसको बहुत ही ज्यादा घुटन महसूस हुई। वो चीख रही थी, वो चिल्ला रही थी, लेकिन उससे कोई मदद नहीं कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता पानी उसके फेफड़ों में बढ़ गया, उससे गले तक पानी आ गया, पानी उसकी नाक से भी निकलना शुरू हो गया, पानी उसे दिमाग में चढ़ गया और उसकी सारी वेन्स और उसके सारे लंग फट गए, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही दर्दनाक मौत हुई। मौत होने के बाद माइक्रोऑर्गेनिज्म ने भी उसे खाया और उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा बुरा कर दिया। खा खा के उसकी बॉडी से स्मेल आना शुरू हो गई। तो ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और नीचे गिरने ही लगती है। लेकिन कैप्टन सोंग यूहान से पकड़ लेती है और कैप्टन सोंग यूहान कहते हैं लिंग यान अब चुप हो जाओ, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो लिंग यान कहते हैं कि मैं से वही बता रही थी जो ये पूछना चाह रही थी, तो क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्यों कैप्टन सोंग यूहान? लेकिन कैप्टन सोंग यूहान कहती है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर कैप्टन सोंग यूहान कहती है आप दोनों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। फिर वाइस प्रिंसिपल कहती है आपका भी शुक्रिया, अगर आपको कोई और मंत्री की जरूरत हुई तो आप हमें कह सकते हैं, हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। लिंग यान और कैप्टन सोंग यूहान कहते हैं ठीक है, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो लिंग यान का दिल चाह रहा होता है कि वो थोड़ी देर वहां और रुक जाए, लेकिन कैप्टन सोंग यूहान उसे कोर्ट से पकड़ती है और उसे लेके जा रही होती है। लेकिन वाइस प्रिंसिपल ये सब कुछ सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर कैप्टन सोंग यूहान उसे घसीट कर बाहर लेके जाती है, जिसकी वजह से उसका कोट उससे ऊपर से उतर जाता है। तो ये देखकर लिंग यांग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। तो लिंग यांग गुस्से से कहती है तुम कौन होती है मुझे खींचने वाली, और तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं जो भी करूं, मैं भी इस केस में हिस्सेदार हूं, मैं जो चाहूं मैं कर सकती हूँ। तो कैप्टन सोंग यूहान गुस्से से कहती है कि अब तुम सब कुछ रिवील कर देती, हमने सब कुछ नहीं बताया होता हर किसी को, हमें कुछ चीजें सीक्रेट रखनी पड़ती है। तो ये सुनकर लिंग यांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है हमें ना कहो, मैं तुमसे अलग हूँ, तुम एक बोंगी से लड़की हो, मैं तुम्हारे जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये सुनकर कैप्टन सोंग यूहान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन लिंग यांग कैप्टन सोंग यूहान एक काले से उसे पकड़ती है और कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, और तुम ये ना समझो कि तुम फीमेल हो तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती, तुमने मेरे कोर्ट से मुझे पकड़ खींचा है, इस वजह से मैं तुम्हें सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस भी तुम पर डाल सकती हूँ, कि तुमने मुझे हरास करने की कोशिश की है। इस दोनों में फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन फिर लिंग यान अपने आप को काम डाउन करती है, वो कहती है मेरे पीछे ना आना, मैं जा रही हूँ। फिर लिंग यान गुस्से से जा रही होती है। तो कैप्टन सोंग यूहान सोचती है कि ये में से कुछ ना कुछ तो पा रही है, मुझे पता लगाना पड़ेगा। फिर शाम को दिखाया जाता है, वो सब लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और कैप्टन सोंग यूहान सबसे पूछती है कि क्या अपडेट है। तो एक ऑफिसर उठती है और वो कहती है क्या हमें ये बात कंफर्म हुआ है कि विक्टिम का उसके हस्बैंड से रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं था, हमने ये सब कुछ नेबरहुड से सुना है। तो फिर कैप्टन कहती है अच्छा और क्या पता चला है? तो एक ऑफिसर कहता है कि मैंने विक्टिम के कंप्यूटर को अच्छी तरह चेक किया है, जब वो जिंदा थी तो तब वो उस कंप्यूटर को यूज करती थी, और मैं सब रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है। ये जो स्कूल का प्रिंसिपल है ये सब गलत काम करने की कोशिश करता था, ये उसे फ्लर्ट करता था और इसे बहुत ज्यादा तंग करता था, हो सकता है इसने मारा हो। तो ये सब कुछ सुनकर लिंग यान एंजॉय कर रही होती है और सोच रही होती है कि कल जब मैंने उसे पूछा था कि तुम कहाँ थे उस रात को जिस दिन वो लड़की मरी थी, तो उसे वो इतना अच्छा जवाब नहीं दिया था, उसने कहा था मैं मीटिंग में गया था। तो उसी टाइम ही मुझे उस पर शक हो गया था। तो कैप्टन सोंग यूहान कहती है हमें उसे लाना पड़ेगा और उसे पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। तो फिर उसके बाद पुलिस डिपार्टमेंट उस प्रिंसिपल को बुला लेता है और ज़ो हाओ और एक और ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तो ज़ो हाओ गुस्से से पूछती है तुम्हारा उस लेडी के साथ क्या ताल्लुक था? तो प्रिंसिपल को ये सुनकर और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है नहीं, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं था, मेरा उसके साथ एक ताल्लुक था कि मैं सुपरवाइजर हूँ और मेरी सब ऑर्डिनेट है, मतलब मैं उसका बॉस हूँ, उसके अलावा हमारा और उसका कोई ताल्लुक नहीं था। तो सोंग यूहान कहती है अच्छा तो तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। फिर बस सोंग यूहान को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मैं ऑफिसर को कहती है ये तो सारे टेक्स्ट मैसेजेस दिखाओ जो इससे उस लेडी को किए थे। तो ये सुनकर प्रिंसिपल के पसीने छूटने लगते हैं। तो बस सोंग ज़ो हाओ वो टेक्स्ट मैसेजेस प्रिंसिपल को दिखाती है। वो कहते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली बच जाए और तुम्हारी फैमिली शर्मिंदा ना हो कि हमारे घर में एक मुजरिम रहता है, तो तुम सब कुछ सच बता दो। लेकिन उस प्रिंसिपल को ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है नहीं मैं मुजरिम नहीं हूँ। तो फिर इतने में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर लिंग यान आ जाती है और उसके बाद में एक पिक्चर होती है जिसमें वो प्रिंसिपल उस लेडी के साथ गलत काम कर रहा था। तो लिंग यान को गुस्सा आता है और लिंग यान गुस्से से वो पिक्चर नीचे रखती है और कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम इस पिक्चर के बारे में क्या कहोगे? तो उस पिक्चर को देख के प्रिंसिपल की टांगे कांपना शुरू हो जाती है। लेकिन सोंग यूहान भी हैरान हो जाती है इस लियान को ये पिक्चर कहाँ से मिली है। फिर सोंग यूहान गुस्से से कहती है अब पुलिस तुम पर शक कर रही है और अब तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा, लेकिन अगर तुम हमें सच बता दोगे तो हम तुम्हारी सजा काम करवा देंगे, अब सब कुछ मामला तुम्हारे हाथ में है। तो प्रिंसिपल बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर सच बताना शुरू कर देता है। कहते हैं मैं सच बताता हूँ तो मैंने कभी भी किसी को कत्ल नहीं किया, ना तो मैंने उस लड़की को कत्ल किया है। आप ये चेक भी कर सकते हैं, मैं उस रात एक बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ था ताकि मैं दूसरा लवर ढूंढ सकूं, मैंने इसको छोड़ दिया था और उसके अलावा कुछ सच नहीं है। फिर उसके बाद वो प्रिंसिपल चला जाता है। लेकिन सोंग ज़ो हाओ कहती है अगर जरूरत पड़ी तो हम तुम्हें फिर बुला लेंगे। फिर सुबह सोंग ज़ो हाओ लिंग यान के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिली। तो लिंग यान सोंग ज़ो हाओ से नाराज होती है और कहती है तुम्हें क्या मसला है, मुझे जहाँ से मिली हो ये मेरा काम भी है कि मैं सबूत को ढूंढूं। तो सोंग यूहान कहती है
कि नहीं ये गलत बात है, हमें इलीगली सबूत नहीं ढूंढने चाहिए, बहुत ज्यादा गलत बात है। तो इस दोनों के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है, दोनों उस पिक्चर को खींचना शुरू हो जाते हैं, दोनों बहुत ज्यादा लड़ रहे होते हैं। लेकिन फिर लिन यान गुस्सा आता है, वो वहां चली जाती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बात करना ही फजूल है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें स्कूल दिखाया जाता है, वहाँ बच्चों को छुट्टी हो रही होती है और सब पेरेंट्स अपने बच्चों को घर लेके जा रहे होते हैं। लेकिन हमें इतने क्यूट सी प्यारी सी बच्ची दिखाई जाती है और एक बंदा आता है और वो कहता है, बेसिकली ये डिनजूर की बच्ची होती है जो कि अब मर गई है। तो एक बंदा आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड हूँ और आज तुम्हारे डैड ने कहा है कि मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर लूँ। तो बच्चे से जाने लगती है, लेकिन इतने वाइस प्रिंसिपल आ जाती है और कहती है तुम इस बच्ची को कहाँ लेके जा रहे हो, अगर तुम इस बच्ची के फादर ने भेजा है तो तुम्हें इस बच्ची का आरी नाम तो पता होगा, यानी उसके फादर का नाम तो पता होगा, तो उसके फादर का क्या नाम है। तो जो ही वो आदमी ये सुनता है तो उस बच्ची को उठा लेता है और भागने ही लगा होता है। लेकिन इतने में लिन यान आ जाती है। लिन यान ने बड़े ही प्यारे कपड़े पहने होते हैं और एक स्टाइलिश वुमन बन के आती है। तो उस आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहते हैं स्टूपिड वुमन, तुम कौन होती हो मुझे ये बात पूछने वाली। तो वो आदमी जोर से मुक्का बना के उसे मारता है, वो बेचारी वाइस प्रिंसिपल नीचे जमीन पर गिर जाती है। लेकिन इतने में अचानक ऐसा कुछ देख के लिन यान आती है और लिन यान जोर से उसके फोरहेड पर एक स्टिक मारती है और चक्कर आना शुरू हो जाती है और वो बंदा नीचे बेहोश हो जाता है। तो वाइस प्रिंसिपल कहती है बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बच्ची की जान बचा ली है, वरना वो किडनैपर था वो उसे ले जाता। तो लिन यान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरा फर्ज है। फिर उसके बाद वाइस प्रिंसिपल पूछती है कि अब आप यहाँ क्यों आई हैं, क्या आपको हमारी फिर से हेल्प चाहिए। तो लिन यान कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यहाँ जा रही थी। तो अचानक से मेरी नजर आप पर पड़ी और उस आदमी पर पड़ी। फिर अचानक से उस बच्ची का बाप आ जाता है और वो बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहता है बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसका बाप वाइस प्रिंसिपल की तरफ से बहुत ही गुस्से से देखता है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसकी बीवी को वाइस प्रिंसिपल ने मारा है। फिर वाइस प्रिंसिपल उसकी बच्ची के पास बैठती है और कहती है क्या आइंदा तुमने कभी भी किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाना। फिर उस बच्ची का बाप उठता है और लिन यान का भी शुक्रिया अदा करता है। लेकिन अचानक से लिन यान को एक मैसेज आता है और मैसेज ये होता है कि कैप्टन एक क्लब में गई हैं, आप भी वहां चली जाएं। वो एक बेसिकली क्लब है जहां वो सबूत इकट्ठे करने गई हैं। उस बच्ची का फादर शुक्रिया अदा करता है और वहां चला जाता है और फिर लिन यान भी वहां चली जाती है और कहती है कि मैं ड्यूटी पे जाना है। फिर उसके बाद बच्ची का बापू से बहला रहा होता है और कहता है मैं तुम्हें गोल्ड फिश लेके दूंगा, मैं तुम्हें चीजें लेके दूंगा, आओ घर चलें। फिर वो घर चले जाती है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है। कैप्टन सोंग दो हाउ उस क्लब में आती हैं तो लड़के तो छेड़े होते हैं, कहते हैं कितनी ब्यूटीफुल वुमन है जो आज ड्रिंक करने आई है। लेकिन ये सुनकर सोंग जो हाउ तो गुस्सा आ जाता है और कहती है ये देखो मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं जो मुंह को ढूंढने आई हूँ। बेसिकली इस लड़के का नाम है जिसने आखिरी बार उस लड़की को देखा था जो कि मर गई है। बेसिकली ये वही बच्चा होता है जिसे दूसरे बच्चे मार रहे होते हैं। तो सोंग जो हाउ से ढूंढने आती है तो जो ही वो लड़का अपना नाम सुनता है तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और डर जाता है। तो सोंग यू हाउ उस लड़के के पास आती है और कहती है अच्छा तो जो मुंह तुम हो, मुझे तुमसे थोड़ी बात करनी है। लेकिन उस लड़की की कोशिश होती है कि मैं इससे बात जाऊं और मैं चला जाऊं, लेकिन सोंग यू हाउ ऐसा करने नहीं देती। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वाला मांगा बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। ये मांगा बहुत ही मजेदार था। मिलते हैं किसी और मांगा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।